Today we are going to start the actual topic, design. So starting with the design of singly reinforced beam sections with rectangular compression zones. Before we can start the discussion of design, we first need to discuss some of the general factors affecting the design of rectangular beams. So first is location of reinforcement. अगर आप इस सिंपली सपोर्टेड बीम को देखें, इस बीम में ये ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ये शेप बनेगी पॉजिटिव थ्रू आउट। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें थ्रू आउट द स्पैन सैगिंग हो रही है, यानी थ्रू आउट द स्पैन हमारे पास नीचे टेंशन है और ऊपर कंप्रेशन है। अब इस बीम में जब हम रीइंफोर्समेंट डालेंगे तो ज़ाहिर है रीइंफोर्समेंट कहाँ डालनी पड़ेगी, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है इसमें हमें रीइंफोर्समेंट बॉटम वाली साइड पे डालनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट लगेगा जिस सेक्शन पे, वहाँ पे थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ टेंशन स्टील, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता जा रहा है, इस डायग्राम को देखिएगा टुवर्ड्स द एंड्स अब ये बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता जा रहा है, तो हमें थ्योरेटिकली वी नीड लेसर रीइंफोर्समेंट as we go towards the ends from its span। अब ये ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना कि मसलन एक बार है, उस एक बार का तो एक यूनिफॉर्म डाया है, वो थ्रू आउट जाएगा, वो बार आपकी यूनिफॉर्म डाया की रहेगी। ये हो सकता है कि अगर मिड स्पैन पे आपको 3 बारें चाहिए थी, तो नियर द एंड्स आप उन बार्स में से किसी एक बार को मसलन कट कर दें, यानी एंड्स में सिर्फ 2 बार्स ले जाए, या मे बी कि आपको मिड स्पैन पे डबल लेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए थी और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट चाहिए थी, और एंड्स पे मोमेंट अब कम हो गया तो आप एक लेयर कम कर दें, थोड़ा सा एंड से पहले थोड़ा सा काट लें। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको डबल लेयर नज़र आ रही है और एंड्स से थोड़ा सा पहले हमने सिंगल लेयर कर दी क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम हो गया। इस प्रोसेस में आपको एक तो है ना कि एरिया ऑफ टेंशन स्टील बेस्ड ऑन बेंडिंग मोमेंट कि वहाँ पे MU कितना है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे जब हम, कि आपको बार का सर्टेन मिनिमम लेंथ, चाहे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम भी हो जाए फिर भी आपको सर्टेन लेंथ एक्सटेंड करनी पड़ती है बार, जहाँ उसकी बेंडिंग मोमेंट को देखते हुए ज़रूरत नहीं भी होगी, लेकिन आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर फॉर द बॉन्ड टू डेवलप इट्स कंप्लीट स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर फॉर द बार टू बॉन्ड विद कंक्रीट, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपेज ऑफ द बार फ्रॉम कंक्रीट। ठीक है, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट चैप्टर 8 में आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स से कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में अगेन एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेट्स से लग रहा है। अब इसमें बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट नेगेटिव, यानी हॉगिंग प्रोड्यूस होगी इसमें, और अब इसमें जो टेंशन फेस है वो टॉप वाली है, इसलिए अब आपको रीइंफोर्समेंट टॉप पे डालनी पड़ेगी। इसमें एडिशनल बात ये है कि अब ये जो रीइंफोर्समेंट आप टॉप, अच्छा है, इसमें भी यही है कि फिक्स एंड के ऊपर मैक्सिमम मोमेंट है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट चाहिए होगी। फ्री एंड की तरफ मोमेंट रिड्यूस होता जा रहा है, तो मे बी यू कैन रिड्यूस सम ऑफ द रीइंफोर्समेंट इफ प्रैक्टिकली फीजिबल। एडिशनल बात यह है कि ये जो टॉप रीइंफोर्समेंट है, यू मस्ट एंकर इट इनटू द सपोर्ट। ठीक है, मसलन अगर ये एक जैसे आपकी मतलब ये दीवार है, ये स्लैब चल रही है, थोड़ी सी आपने एक्सटेंशन दी हुई, कैंटिलीवर पोर्शन दिया हुआ है, तो वो जो बार्स आपने कैंटिलीवर स्लैब में दी हुई हैं जिसको टॉप के ऊपर होंगी, वो बार्स इस वाली जो स्लैब पैनल है इसके अंदर आ रही होंगी, काफ़ी लेंथ उनकी आ रही होगी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो इसके अंदर एंकर हो सके। अगर उतनी जगह पे रख लेंगे जितनी की ये है तो फिर ये एंकर नहीं हो सकेंगी। अगेन दिस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द बार, टू मेक श्योर दैट इट विल बी एबल टू डेवलप कंप्लीट यील्ड स्ट्रेंथ, कंप्लीट स्ट्रेंथ। अगर एक कंटिन्यूस बीम को आप देखें, ये तो पहले हमने बात कर ली सिंपली सपोर्टेड बीम की, फिर हमने बात कर ली कैंटिलीवर बीम की, अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस बीम की, जो कि आमतौर पे केस होता है हमारे पास।
जैसे अभी पहले भी हम एनालिसिस कर चुके हैं कंटिन्यूस बीम का, और हमने डिस्कस किया कि मिड स्पैन पे नॉर्मली वी हैव पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड ओवर द सपोर्ट्स वी हैव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब जिस तरह की ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, टिपिकल इस तरह की एक डायग्राम बनती है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, अब रीइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगी? मिड स्पैन में बॉटम पे, और नियर द सपोर्ट और ओवर द सपोर्ट हमें टॉप पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, टेंशन रीइंफोर्समेंट। और अच्छा, अब इसमें ये बात है कि देखो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पे जीरो मोमेंट है, जहाँ मोमेंट फ्रॉम सैगिंग टू हॉगिंग या वाइस वर्सा चेंज हो रहा है, इस पॉइंट अब अगेन अगर हम उस बात को डिस्कस कर लें कि चूंकि अब यहाँ पे तो ये मोमेंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट आपने डिज़ाइन कर ली है, लेट से इस मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट की बेस पे डिज़ाइन कर लिए। अब अंदर आते हुए, सपोर्ट की तरफ आते हुए ये मोमेंट रिड्यूस होता जा रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो गया और इससे आगे जाके इवन नेगेटिव हो गया। ठीक, अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपको यहाँ तक रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत थी बॉटम पे, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, लेकिन हमें बार आगे एक्सटेंड करनी पड़ती है बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर डिफरेंट रीजंस। वन ऑफ द रीजंस इज कि ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये चेंज भी हो सकता है, वजह ये कि बार प्रॉपर्ली डेवलप हो सके और प्रॉपर्ली एंकर हो सके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या तरीके हो सकते हैं। पहले मैं इसकी बात कर दूं, आपको ये जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग स्टिरअप्स। स्टिरअप्स हम शीयर रीइंफोर्समेंट के तौर पे डालते हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट आपने ये लॉन्गिट्यूडनल रीबार्स रीइंफोर्समेंट डाल दी ना टॉप और बॉटम, फिर शीयर के अगेंस्ट यू नीड टू प्रोवाइड दी स्टिरअप्स जो आपने देखी हुई हैं। अब इसमें कट ऑफ करने के, यानी जहां पे जैसे मैं बात कर रहा था इसकी, यहाँ पे इस मोमेंट इस रीइंफोर्समेंट को डिजाइन किया बेस्ड ऑन दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव मोमेंट, नियर द सपोर्ट आते हुए ये वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है और इवन नेगेटिव हो गई। अब आपको यहाँ पे एज सच रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट उतनी नहीं चाहिए जितनी यहाँ पे चाहिए थी। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका नीचे इसको देखिएगा, एक तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ बार्स यहाँ आके कट कर दें, जैसे आपको यहाँ दिखाए थे, ये वाली बार कट कर दी यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कट ऑफ मेथड। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ बार्स को बेंड अप कर दें, बॉटम बार को यहाँ पे बेंड अप कर दें, इसको हम बेंड अप ऑप्शन कहेंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नीचे नहीं रहेगी, तो हम ऊपर इसको, यानी वही बार जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट को रेजिस्ट कर रही थी, यहाँ पे टेंशन को, अब टेंशन सपोर्ट में ऊपर चलेगी तो ये बार भी ऊपर चला गया। वही बार, क्रैंक बार भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, बेंट अप डिटेलिंग इसको हम कह सकते हैं। ओके, या कट ऑफ मेथड को हम स्ट्रेट बार मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बार स्ट्रेट रहती है ना, बेंड नहीं करते। ओके, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन ग्रेटर डिटेल लेटर ऑन। क्रॉस सेक्शन में ये इस तरह से नज़र आएंगे, ये आपको स्टिरअप दिखाई गई है, और ये बॉटम रीइंफोर्समेंट, ये टॉप रीइंफोर्समेंट। किसकी? बेंट अप बार की रीज़न ये है कि ये जो आपने रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन की यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब वो वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, तो आपको कम रीइंफोर्समेंट चाहिए या बहुत मिनिमम रीइंफोर्समेंट चाहिए नियर द सपोर्ट। तो अब एक लेयर हमने, लेट से एक लेयर या 3 बारें आ रही थी, उनमें से एक बार ऊपर बेंड करके ऊपर चढ़ा दिए, ऊपर ले गए, यानी सम पार्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट हमने ऊपर बेंड कर दिए। ऊपर बेंड करने से अब ये यहाँ पे एज इस जगह जो हॉगिंग हो रही है, जिसकी वजह से टॉप पे टेंशन आएगी, उस टेंशन को कैरी करने में यूज़ हो जाएगी। फिर हम इस तरह कैलकुलेट करते होते हैं कि ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास इतनी रीइंफोर्समेंट है, यहाँ कैलकुलेट कर लिया होगा ना आपने कि इतनी रीइंफोर्समेंट चाहिए मुझे, ऑलरेडी अवेलेबल जो आपने बेंट अप करके ले आए वो इतनी है, एडिशनल बार्स आपको ज़रूरत होगी तो वो स्ट्रेट बार्स की तरह आप प्लेस कर लेंगे। फिर थोड़ी सी डिस्कशन है कि हम जो रीइंफोर्समेंट है उसको एक्चुअली प्लेस किस तरह से करनी पड़ेगी, हमें रीइंफोर्समेंट को प्लेस कैसे करना है हमने। ज़ाहिर है रीइंफोर्समेंट को प्लेस करने के लिए, कंक्रीट को बेसिकली पोर करने के लिए आपको फॉर्मवर्क चाहिए, स्लैब हो, बीम हो, आपने देखे हुए फॉर्मवर्क आपको लगाना पड़ता है, और उस फॉर्मवर्क को भी सपोर्ट करना पड़ता है आपको।
वुडन पोस्ट लगा के या स्टील का फॉर्मवर्क लगा के। फॉर्मवर्क को भी बेसिकली डिज़ाइन करना पड़ता है। फॉर्मवर्क की कॉस्ट और एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में, और इट नीड्स टू बी प्रॉपरली डिज़ाइंड। नॉर्मली हम इसमें AST मेथड यूज़ करते हैं। हम अब इसमें टाइम इतना नहीं होता कि हम फॉर्मवर्क डिज़ाइन को डिस्कस कर सकें, लेकिन इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू डिज़ाइन। और इसको डिज़ाइन प्रॉपरली ना करने का, क्योंकि इस उस फॉर्मवर्क के ऊपर जो लोडिंग है दैट शुड बी, फॉर्मवर्क शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो जो उस वक्त वेट कंक्रीट प्लेस हो रही है उसको, और मटेरियल जो वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं उसको, और लेबर को और मशीनरी को सबको सपोर्ट कर सके। अच्छा, सेकंड ये कि बार्स को प्लेस कैसे किया जाएगा। मतलब कि जैसे थ्योरी में तो ये कहना आसान है ना कि मतलब जैसे मैंने ये बार दिखा दी आपको कि ये बार यहाँ पे हो, अब ये हवा में तो नहीं लटकेगी, है ना, यू नीड सम सपोर्ट। अब वो किस फॉर्म में होगी सपोर्ट? स्टील चेयर का नाम आपने सुना है? स्टील चेयर नहीं सुना? स्टील चेयर वो बैठने वाली चेयर नहीं। रिइंफोर्समेंट को भी ना सपोर्ट करने के लिए, बिठाने के लिए ना, यू नीड अ चेयर, स्टील चेयर। या अगर मैं आपको यहाँ देख लूँ, ये देख लो ज़रा। अब ये चेयर आपको असल में ये जो ऊपर वाली बार्स थी, अब ये हवा में तो नहीं लटक सकती थी ना, तो इनको सपोर्ट करने के लिए ये चेयर आ रही है ऐसे। यहाँ पे जो स्टील चेयर है ना वो नीचे वाले केज में रखेगी, ये बॉटम वाली बार्स में, उनको उनके ऊपर रख के ऐसे आपको। अच्छा, और इन बारों के नीचे क्या रखा गया है? बार्स ये नज़र आ रहा है, गिटस, ये गिटअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। बहरहाल ये सिंपल सा क्यूब्स की फॉर्म में आप बना सकते हैं, जिससे क्यूब होते हैं उसमें से स्टील वायर बाहर निकाली होती है ताकि आप बांध सकें उसको रिइंफोर्समेंट से। कॉलम में भी आप स्पेसिंग इंश्योर करने के लिए यूज़ हो जाती है। मतलब जिस चीज़ का इसका मतलब ये है कि वो बार अब उसके साथ लग नहीं सकेगा, फॉर्मवर्क के साथ उसको उतना डिस्टेंस ऊपर रहेगा। ठीक है, सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रिइंफोर्समेंट को प्लेस करने के लिए हमें इस तरह से अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये स्टील की भी, नॉर्मली स्टील की यूज़ होती है, प्लास्टिक की वैसे देखी नहीं, लेकिन बुक वाला कह रहा है कि प्लास्टिक में भी होता है, अमेरिका में शायद होता हो। या अब असल में ऊपर वाली जो बार है ना, उसके लिए आप इतनी बड़ी बीच में कंक्रीट के क्यूब तो नहीं रख सकते ना स्पेसिंग इंश्योर करने के लिए, तो यहाँ पे फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नीचे वाली तो चलो एक आप रख ले क्यूब, कोई मसला नहीं। बीम में चूंकि हमारे पास स्टिरअप्स होती है ना, अच्छा बीम ये भी अच्छी बात इन्होंने कर ली, मैं दिखा दूं आपको। बीम के केस में अब ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास बीच में स्टिरअप है। अब स्लैब में तो स्टिरअप नहीं डालते ना। अच्छा, अब इसमें बीम में हमें स्टील चेयर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि आप देख रहे हैं कि अब इन बार्स को, टॉप जो बार है ना, इसको इसके साथ बांधा हुआ है। इसको देखा होगा आपने, वो सरिया बांधने वाली जो वायर होती है उसके साथ हम इसको बांध लेते हैं। अच्छा, अब और ये वाली बार इसके ऊपर से यहाँ भी बांध लेंगे इसको। वैसे तो ये सपोर्टेड है, लेकिन जब आप पोरिंग करेंगे तो अगर आपने बांधा ना हो इस बार को, तो वो फिर डिस्प्लेस होगी। अच्छा, अगर हमने, ये तो अब सिंगल लेयर है ना, अगर डबल लेयर लगानी हो नीचे बॉटम पे ही, तो लेट से 2 बारें यूज़ करनी है, 2। अब वो 2 बार्स हम कॉर्नर्स पे क्यों रखते हैं, जो अभी आप बात कर रही थी कि कॉर्नर्स पे रख लेते हैं। कॉर्नर पे रखने का ये फ़ायदा है कि आप इस टाई वाली जो ये साइड है ना, इसके साथ बांध सकते हैं इसको, इस साइड पे इसको आप बांध सकते हैं। अभी उस सेकेंड लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दरमियान में तो फिर वो वही बात हो जाएगी, या स्टील चेयर या कोई चीज़ हवा में तो नहीं लटकेगी ना वो बार पे। तो इसलिए अगर 2 बारें ही यूज़ करनी हो तो वो कॉर्नर पे ही हम प्लेस करते हैं, और कोई वजह नहीं है कॉर्नर पे प्लेस करने की, बस यही वजह है कि वो टाई कर सकें आप इसको। ठीक हो गया। स्टिरअप का वर्ड यूज़ करते हैं बीम में, टाई का वर्ड हम यूज़ करते हैं कॉलम में, और इनके डिफरेंट फंक्शंस। अब बीम का साइज चूज करते हुए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम डिस्कस करेंगे बीम के साइजेस को चूज करने की बात करेंगे। बीम का साइज, एक तो बात ये हो सकती है कि बड़ा साइज या छोटा साइज इस बेस पे हो सकता है रिक्वायर्ड कि जहाँ पे लोडिंग ज़्यादा वहाँ पे बड़ा साइज, जहाँ पे लोडिंग कम वहाँ पे। और बीम के केस में लोडिंग की जब हम बात करते हैं, इससे हमारा हमारी बेंडिंग मोमेंट यानी MU होती है। अब एक कंटिन्यूस बीम में जैसे 5-6 क्रिटिकल सेक्शन में डिस्कस कर लिए थे, अब उसमें डिफरेंट
मोमेंट्स की वैल्यूज हैं मैग्नीट्यूड वाइज। अब एक बेंडिंग मोमेंट छोटा, एक बड़ा, अब क्या करेंगे? हर बेंडिंग मोमेंट के लिए अलग से तो क्रॉस सेक्शन नहीं हो सकता, वो तो थ्रू आउट एक ही क्रॉस सेक्शन आपको रखना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप उनमें से जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी साइन को ड्रॉप करके मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ी वैल्यू है, जो कि नॉर्मली नेगेटिव वैल्यू होती है सपोर्ट के ऊपर, उसकी बेस पे अपना सेक्शन का बी और एच डिसाइड करते, विड्थ और हाइट, और फिर वही सेक्शन थ्रू आउट आप बाकी जो क्रॉस सेक्शंस हैं, बाकी जो लोकेशंस हैं, उसके लिए प्लेस कर दें। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो मिड स्पैन वाला सेक्शन है, जिसपे नॉर्मली मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू कम होगी कंपेयर टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, उसकी बेस पे सेक्शन चूज कर लें। लेकिन इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपका जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की रीजन है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बड़ी होगी। हो सकता है कि वहाँ पे आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन देना पड़ जाए। ठीक है, सो देयर आर सेवरल। अच्छा, ये तो एक बात थी ना लोडिंग कितनी है उसके लिहाज से। दूसरी, लोडिंग को बिल्कुल इससे हट के जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी ये हो सकती है, आर्किटेक्ट कहेगा यार ये इतनी डीप बीम नहीं अच्छी लगेगी। आप लाइक अगर क्लाइंट एग्री कर रहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट दी, जो यानी जो वो कह रहे जी, मतलब कि ज़ाहिर बीम डीप बीम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना आर्किटेक्चरली। और दूसरा इसका मसला है, अगर ज़्यादा डीप बीम आप डाल दें तो आपके पास क्लियर हाइट कम रह जाती है। अब ये हमारा ये तो हमारा जो है ना, ये तो बड़ा एक्सेप्शनल सा केस है ना। लेकिन अगर हम स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें ना, वैसे कमर्शियल बिल्डिंग के लेट से टोटल हाइट आपके पास है 100 फुट टोटल हाइट। अब अगर आपके पास क्लियर हाइट कम हो, यानी 100 फुट में अगर आपके बेसिकली आपको तो फंक्शनली तो आपको क्लियर हाइट चाहिए ना। अब अगर वो बीम 2 फुट नीचे आ रहा है तो वो जो स्लैब और बीम के बीच में रीजन है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ आपको फॉल्स सीलिंग आनी पड़ेगी। तो वो जो 2 फुट बीच में रह गया, जो फॉल्स सीलिंग ने कवर कर लिया, दैट इज गोइंग टू द वेस्टेज। तो वो जो डीप बीम, वैसे तो हम कहते हैं ना डी बड़ा होना, लाइक इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू इंक्रीज everything, strength, stiffness, ductility, everything, but you have to have a certain limit on D. One is because of economical reasons. Larger cross section of concrete would mean larger material cost, but additionally it means it can reduce clear height available for use. So there could be different reasons for some limitations on depth of the beam, similarly on the width of the beam. ठीक हो गया? अब वो जो फॉर्मवर्क है बीम के लिए स्पेशली, उसमें अगर एक फॉर्मवर्क है आपका बनाया हुआ, यानी अवेलेबल जो फॉर्मवर्क्स हैं उनको देखते हुए और फॉर्मवर्क्स के रीयूज को देखते हुए, हो सकता है एक्सटीरियर बीम का साइज आपको डिफरेंट चाहिए हो, इंटीरियर बीम का साइज डिफरेंट चाहिए हो, लेकिन आपके पास फॉर्मवर्क आप अलग अलग नहीं बनवाना चाहते। एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए एक ही फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यू हैव टू हैव अ सेम क्रॉस सेक्शन फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बीम, ऑल्दो दे आर डिफरेंटली लोडेड। तो नॉर्मली इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा जाता, बीम्स इतने ज़्यादा साइजेस नहीं रखे जाते। यानी ऐसा नहीं कि आपका जो दिल कर रहा है आप साइज रख लें, ये थ्योरेटिकल आंसर जो आ रहा है आप कह रहे हैं बस ये रख लें। यू हैव टू कीप इन माइंड दीज फैक्टर्स। Okay, now next is preliminary beam and slab depths for control of deflection. ये सारी डिस्कशन डेप्थ से रिलेटेड अभी तक हमने की। इससे एक क्राइटेरिया अभी बिल्कुल मिसिंग था इसमें। एक तो बात हमने की ना कि लोडिंग ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा डायमेंशन चाहिए होंगी। दूसरी बात हमने क्या की, आर्किटेक्चरल लिमिट्स। तीसरी बात हमने बात की स्टोरी हाइट। एक और इससे कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया, वो क्या है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कंट्रोल का आपको जैसे पता है कि आई के साथ रिलेटेड है डिफ्लेक्शन कंट्रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो BH³ और 12 तो आपके माइंड में है ना। तो इसका मतलब ये कि उस आई के अंदर जो मोस्ट इफेक्टिव चीज़ है वो डेप्थ है। जितनी डेप्थ ज़्यादा उतनी आई ज़्यादा, जितना आई ज़्यादा उतनी स्टिफनेस बीम की ज़्यादा। स्टिफनेस ज़्यादा होने का मतलब है रिड्यूस डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, बेसिकली सर्टेन मिनिमम आई वैल्यू, और उस आई वैल्यू को हम जैसे पहले हमने बात की,
मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो एच है, बीम की डेप्थ। और आपने कैलकुलेट डिफ्लेक्शन के जितने फार्मूले देखे हुए हैं जिसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में वो इस फॉर्म में होते हैं, सब सम कोफिशिएंट सम कांस्टेंट टाइम्स WL⁴/EI। अच्छा, ये तो है प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन कि वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है। आप आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन रिड्यूस होगी। स्पैन बड़ा हो जाएगा, बहुत हाईली डिपेंड कर रहा है स्पैन, L⁴ है तो ज़्यादा स्पैन के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये कि उस ज़्यादा स्पैन के केस में यू नीड लार्जर डेप्थ ऑफ द बीम, आई ज़्यादा चाहिए होगा ना टू कीप दैट डिफ्लेक्शन विद इन सर्टेन लिमिट्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डेल्टा/L का क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन टू स्पैन रेशो, डिफ्लेक्शन टू स्पैन रेशो। नॉर्मली जो डिफ्लेक्शन की लिमिट्स होती है ना, वो जैसे हमने L/360, L/100, L/200 इस तरह से नाम सुना होगा कि हम डिफ्लेक्शन यानी एक छोटा बीम अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये उसके लिए ज़्यादा यानी ये ज़्यादा बड़े स्पैन के बीम के लिए जो डिफ्लेक्शन अलाउड है ना वो भी थोड़ी बड़ी वैल्यू है। दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो आपको बेसिकली ये जो L/H है ना, यानी इसको लिमिट में रखने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन मिनिमम वैल्यू फॉर L/H। इसके लिए ACI का एक टेबल है, ACI का टेबल है ये वाला 9.3.1.1, ये टेबल है। मिनिमम डेप्थ ऑफ नॉन प्री स्ट्रेस्ड बीम्स, सपोर्ट कंडीशन मिनिमम H। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम, ज़्यादा सिंपली सपोर्टेड बीम में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है ना, तो L/16 इज द मिनिमम H। वन एंड कंटिन्यूस L/18.5, बोथ एंड्स कंटिन्यूस L/21, ये मिनिमम आपको H प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैंटिलीवर के केस में L/8 क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है, सो यू नीड टू हैव अ लार्जर H, मिनिमम वैल्यू उसकी बड़ी है इस वजह से। ठीक है, और ये टेबल 60 ग्रेड के लिए है। फॉर अदर ग्रेड्स यू नीड टू स्लाइटली मॉडिफाई दिस। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन फैक्टर ये है। फॉर Fy अदर देन 60,000 PSI द एक्सप्रेशंस इन दिस, यानी जैसे ये L/16 है, इट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर 0.40 प्लस Fy डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर दैट केस। अच्छा, ये उस केस में हम ये यूज़ करेंगे टेबल। अगर मसलन ये बीम आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके लिए आप ये टेबल यूज़ करेंगे उस सूरत में कि इस बीम के ऊपर कोई ऐसी मशीनरी या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ जिसको डिफ्लेक्शन से डैमेज हो सकता हो। ऑफन स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, जो आपको इस टेबल से उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है कंक्रीट कवर एंड बार स्पेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिज़ाइन को समझने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्रीट कवर एंड बार स्पेसिंग। कंक्रीट कवर हम किसको बोलते हैं? वो कंक्रीट जो, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, जो कंक्रीट आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस एक्सट्रीम सरफेस ऑफ द मेंबर और आउटर मोस्ट रीइंफोर्समेंट के बीच में जो कंक्रीट है दैट इज कॉल्ड कवर, या कवर कंक्रीट, या सिंपली कवर हम बोल लेते हैं इसको। इसी तरह साइड, ये साइड कवर है, ये बॉटम कवर, ठीक है। इसी तरह से टॉप से भी कवर। अब कवर की जरूरत क्यों पेश आती है? देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव बॉन्ड। ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि बॉन्ड की रिक्वायरमेंट्स कैसे सेटिस्फाई करनी है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एक समरी के तौर पे, क्योंकि अब डिजाइन आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको ये क्राइटेरिया पता होने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर बॉन्ड। अब इसमें रिक्वायरमेंट एक वन लाइनर अगर आप याद रखना चाहें कि कितना हम, मुझे बॉन्ड को इंश्योर करने के लिए कितना कवर डालना चाहिए, एटलीस्ट 1 बार डायमीटर। मतलब नंबर 8 बार है ना, जिसका 1 इंच डाया है, तो यू नीड एटलीस्ट 1 इंच। जितना बार डायमीटर है एटलीस्ट उतना कवर। ये बीम की बात हो रही है, बीम के केस में। नेक्स्ट इज, जैसे अभी आपने बात की, अगर वो सरफेस के ऊपर होगा तो कोरोड हो सकता है। और ये कोरोजन का टॉपिक जब PRC 1 पढ़ रहे थे हमने डिस्कस किया था कि
कंक्रीट इज हाईली अल्कलाइन, और कंक्रीट के अंदर जब वो होती है बार, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द अल्कलाइन नेचर ऑफ कंक्रीट, उसके ऊपर प्रोटेक्टेड फिल्म आ जाती है जिसकी वजह से वो बचा रहता है। लेकिन अगर आप वो एक्सपोज हो जाए, मतलब कि आप रखें उसको बाहर, तो फिर तो वो प्रोटेक्शन कभी नहीं उसको मिलेगी ना, जो अल्कलाइन नेचर की वजह से मिलनी थी, तो वो डेफिनेटली फिर कोरोड करेगा। अब कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कवर चाहिए होगा, नेचुरली ये डिपेंड करेगा कि जिस एनवायरनमेंट में आप उसको प्लेस करने जा रहे हैं वो कितना कोरोसिव एनवायरनमेंट है। यानी अगर हम बात करें कि वो वहाँ पे कितने, अगर हम कितना चांस है कि वो बाहर के क्लोराइड्स के साथ वो स्टील, यानी कितना चांस है कि बाहर के क्लोराइड्स कंक्रीट के थ्रू पेनिट्रेट करके स्टील बार तक पहुंच सके। सही। तो अगर ज्यादा कोरोसिव एनवायरनमेंट हो, जैसे ब्रिज है, ब्रिज एक्सपोज्ड होता है, ब्रिज के ऊपर तो कोई कवर नहीं होता ना, अब उसके ऊपर एसिड रेन आ सकती है, एसिड रेन की वजह से वो डैमेज हो सकता है। वहाँ पे, यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है उस तरह का मसला नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा और दूसरा अमेरिका वगैरह, जो ज़्यादा कोल्ड एरियाज है जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो अब उस स्नोफॉल को हटाने के लिए, रोडवे से हटाने के लिए दे यूज़ डी आइसिंग साल्ट्स। अब उसमें क्लोराइड होते हैं, और इसका मतलब है कि आप वो जो कंक्रीट है ब्रिज के अंदर जो यूज़ हुई है, दैट नीड्स टू बी, उसका कवर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, चाहे बॉन्ड का मसला हो ना हो, जस्ट टू हेल्प मेक श्योर कि आपका कवर कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करने का सादा सा रूल ये है कि आप कवर बढ़ा दें, कवर बढ़ा दें, और दूसरे कंक्रीट को लेस परवियस बनाएं कि उसके अंदर से गैसेस और लिक्विड्स जो हैं वो दे शुड नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इट। ये सिंपल सा रूल है कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की। लेकिन अब इसके लिए इन्होंने अलग से एक टेबल है सेक्शन 19.3.1 ACI कोड में, वहाँ आप डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट कवर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि मिनिमम इतने रिक्वायरमेंट्स है। वो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे अभी इस वक्त। लेकिन थर्ड इज टू प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट फ्रॉम, अच्छा फायर रेटिंग के लिए, फायर रेट आपने कल देखा होगा ना फी सेंटर में, देयर वाज एन इंसिडेंट। फायर के केस में ओवर हीटिंग होगी कंक्रीट को, ओवर हीटिंग की वजह से इट लूजेस स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट में कुछ ना कुछ पानी होता है, चाहे आपको बाहर से ड्राई नजर आ रही हो, परफेक्टली आपको बाहर से ड्राई नजर आ रही हो, वो जो फायर होता है ना, उससे अंदर वाले जो वाटर है दैट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और दैट स्टीम देन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सराउंडिंग कंक्रीट, देन उससे वो क्रैकिंग होती है और फर्दर पेनिट्रेशन होती है हीट की, एंड देन अगर आपकी वो हीट स्टील बार तक पहुंचती है तो स्टील इज वेरी सेंसिटिव टू हीट। अगर वो हीट होता है देन इट लूजेस स्ट्रेंथ मच मोर अब्रप्टली देन कंक्रीट। तो जो आपका 60 ग्रेड का स्टील है, हो सकता है वो फायर की वजह से दैट वो 30 KSI पे यूज हो जाए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे कितना टेम्परेचर पहुंच चुका है। एडिशनल कवर समटाइम्स इज, अच्छा जैसे ब्रिज की स्लैब है, अब ब्रिज की स्लैब है, उससे ऊपर से गाड़ियां चल रही है ना, तो अगर तो ब्रिज के ऊपर बिटुमिनियस ओवरले है उसके ऊपर, तो फिर तो वो बेसिकली सेक्रीफिशियल होगी। सेक्रीफिशियल से मराद है कि उसको डैमेज होगा, कंक्रीट नीचे बचेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर लेट्स से वो नहीं है, सेक्रीफिशियल ओवरले नहीं है, एक जस्ट एक रिजिड स्लैब ही है, तो इन दैट केस जो कंक्रीट आपने कवर छोड़ा है वो एब्रेशन की वजह से, व्हील्स के चलने की वजह से इट विल थोड़ा थोड़ा सा कम होता जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो जाहिर है फिर इसका मतलब है इनिशियली आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि अगर कम होता भी जाए तो स्टिल आपके पास एनफ रहे कवर जो है वो। ये इस टेबल की बात हो रही है ना, ये लाइन को अब आप बर्दाश्त कर लें, कुछ तो करना पड़ेगा। चले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। स्पेसिफाइड कंक्रीट कवर फॉर कास्ट इन प्लेस नॉन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स। अब एक्सपोजर कैटेगरी, एक्सपोजर क्या है उसका, फिर मेंबर कौन सा है, और रिइंफोर्समेंट के बार्स डाया कौन से हैं, और स्पेसिफाइड कवर। स्लैब्स में नॉर्मली नंबर 11 बार्स तो बहुत बड़ी होती है, इससे कम रिइंफोर्समेंट होती है। स्लैब के केस में ये वाली वैल्यू
बीम्स के केस में और बीम्स और कॉलम्स के केस में ये वाली, तो ये आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स। बीम, ये बार्स के अरेंजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमने क्लियर कवर के हवाले से डिस्कशन कर ली ना, अब बार्स के अरेंजमेंट की बात करें। इस टॉपिक को अगर आप देखें तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जरा कंक्रीट कवर और बार स्पेसिंग। कंक्रीट कवर की बात होगी, अब बार स्पेसिंग की बात करते हैं। हाउ शुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिटेलिंग को समझना। मतलब खाली डिज़ाइन ये नहीं है कि आपने AS निकाल लिया और कहा कि इतनी नंबर ऑफ बार्स इतनी, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ प्रैक्टिकेबल, ठीक है। और डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेलिंग का जैसे ACI का ये कोड है ना, डिटेलिंग के ऊपर अलग से बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ACI डिटेलिंग मैनुअल उसका नाम है। पहली बात डिटेलिंग के हवाले से हम ये कर रहे हैं कि बीम या कहीं भी बार्स के बीच में इतनी क्लियर कवर, इतनी क्लियर स्पेसिंग अवेलेबल हो कि कंक्रीट बिटवीन टू बार्स फ्लो कर सके। अदरवाइज बॉन्ड नहीं, मतलब दो बार अगर आप बिल्कुल ऐसे साथ साथ रख दें, अब इन दोनों के बीच में वो एक थिन सी लेयर कंक्रीट की आएगी और इट विल नॉट बी एबल टू मेक अ परफेक्ट बॉन्ड, वो स्लिप होगी, ठीक है। वो बीच में जो थिन लेयर आई ना वो उड़ जाएगी एंड योर बार्स विल बी लाइक एज इफ दे वर एब्सेंट। So you need some minimum spacing between two bars to allow enough concrete to surround those bars. Secondly, you need to provide minimum clear spacing between bars to allow concrete to flow through those bars. बीच में इतना गैप हो कि कंक्रीट उसमें से फ्लो कर सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, अब आपने कंक्रीट होते हुए तो देखी होगी, इंटरनल वाइब्रेटर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कंक्रीट जहाँ आपने प्लेस कर दिया उसके अंदर वाइब्रेटर डाल के वो उस कंक्रीट को, सराउंडिंग जो कंक्रीट होती है उसको वाइब्रेट करते हैं सो दैट इट कैन कंसोलिडेट। अब इंटरनल वाइब्रेटर जो है वो, अगर आपका स्टील रिइंफोर्समेंट केज इतना नैरोली स्पेस्ड है कि वो वाइब्रेटर अंदर जा ही नहीं सकता, फिर कंक्रीट तो आपके अंदर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी, कंसोलिडेट नहीं हो पाएगी। सो डिज़ाइनर ने इस चीज़ को डिज़ाइनर ने डिज़ाइन के स्टेज में, डिटेलिंग के स्टेज में ही इंश्योर करना है कि उसने बार्स कहाँ किस तरह से प्लेस करनी है। स्लैब्स में नॉर्मली ये मसला नहीं होता क्योंकि स्लैब्स में ऑफन देयर इज एनफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स, सो दिस इज नॉट एन इशू फॉर स्लैब ऑफन जनरली अगर हम बात करें, अनलेस कि बहुत हैवीली लोडेड स्लैब हो। बीम्स के केस में यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। वो कैसे? जैसे अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, अभी थोड़ा सा दोबारा इस पिक्चर के ऊपर आएंगे, फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी वाइब्रेटर की बात समझा रहा हूँ। अगर इनके बीच में इतने स्पेस ना हो कि वाइब्रेटर अंदर जा सके तो नीचे वाली कंक्रीट तो आप नहीं कंसोलिडेट कर पाएंगे ना। और बीम में कंक्रीट का FC प्राइम का अचीव हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपने जो डिज़ाइन में FC प्राइम लिए वो तो वहाँ पे अचीव नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब इसमें एटलीस्ट एक जगह पे आपके पास, यानी पूरी बीम में एटलीस्ट एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आप अपना वाइब्रेटर इंसर्ट करके वाइब्रेशन कर सके, ठीक है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर जो गैप है वो इतना बड़ा हो कि वहाँ से वाइब्रेटर डाल, हर जगह डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने अगर इंसर्ट कर दिया वाइब्रेटर तो आप ये साइड वाली कंक्रीट सारी को वाइब्रेट कर लेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपको वाइब्रेटर का डाया पता होना चाहिए, पेंसिल टाइप जो वाइब्रेटर होता है। अब वो वाइब्रेटर का डाया एक्चुअली तो जो उस वक्त यूज़ होना है दैट वुड बी लाइक that's something you need to know। लेकिन जनरली जो है ना ये 1.5 इंच to 2.5 इंच इसका डाया होता है, 1.5 इंच to 2.5 इंच। पार्ट में हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर दी कि कंक्रीट की कंजेस्शन, बार्स की कंजेस्शन ना हो, ठीक। उसमें डिफरेंट 3 क्राइटेरिया डिस्कस किए। पहले हमने कहा कंक्रीट शुड बी एबल टू surround every bar so that it can make perfect bond। Second हमने बात की इट्स concrete should be able to flow through that spacing, through that gap। और तीसरी हमने बात की है कि वाइब्रेटर इंसर्ट हो सके एटलीस्ट एक जगह के ऊपर। अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें दोनों बीम्स को तो आप ये चाहेंगे कि दोनों बीम्स का, यानी जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अगर वो दोनों बीम्स का रीइंफोर्समेंट, वैसे ये बीम इस तरह चल रही है, इसकी रीइंफोर्समेंट दूसरी बीम की ये चल रही है, अगर ये सेम लेवल पे होंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपस में एक दूसरे के अंदर से निकल जाए। सो यू नीड टू हैव टू मेक श्योर कि अब ये भी डिज़ाइनर का काम है टू मेक श्योर पहले से उसको पता हो कि मैंने कौन सी बीम का बार ऊपर से गुजारना है और कौन सी नीचे से गुजारना है, और ये उसके डिज़ाइन कैलकुलेशन में रिफ्लेक्टेड हो। डिज़ाइन कैलकुलेशन में रिफ्लेक्टेड होने से क्या मुराद है? उसने जो डिसाइड कर दिया, नॉर्मली जो
लार्जर बीम है ना, जैसे अगर फ्लोर बीम और गर्डर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो गर्डर इज नॉर्मली हैवियर बीम, तो गर्डर वाला बार ऊपर और जो छोटी बीम है उसकी बार नीचे गुजरेगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये फिगर समझे से शायद बेहतर समझा सकूं। एक डिजाइनर ने प्लान किया, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको जी, जूम कर दूं? अच्छा ये ले, ठीक है, बहुत है। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये जो सेंट्रल लाइन आपको दिखाई गई है, इससे लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रही है, डिजाइनर अपने इमेजिनेशन में सोच रहा था कि मैंने ऐसे रिइंफोर्समेंट डाल दी है, और जो लेफ्ट ये राइट पे आपको दिखाया गया, ये एक्चुअली साइट के अंदर ये प्रोवाइड किया गया इस तरह से डिजाइन। अब ये डिजाइनर क्या सोच रहा था? डिजाइनर ये सोच रहा था कि ये जो मेरी एक बीम इस तरह रन कर रही है जिसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है और दूसरे का लॉन्गिट्यूडनल आपको व्यू नजर आ रहा है, वो प्लान कर रहा था कि ये दोनों एक लेवल से गुजरेंगे, ये और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब ये जाहिर है मैंने जैसे पहले बात की इस तरह तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, इसी तरह यहां भी ऐसे नहीं हो सकता। अब ये इंटरफेरेंसेस हैं बिटवीन रिइंफोर्समेंट ऑफ टू डिफरेंट बीम्स। ठीक है, अच्छा अब साइट के लोगों ने क्या किया कि अलग अलग यानी डिफरेंट जगहों पे यानी जरा देखिएगा साइट पे क्या हुआ। एक तो ये है कि अब साइट के लोगों ने इस बार को गुजारने के लिए इसका और इसका लेवल डिफरेंट करना था। एक तो ये डिस्क्रिपेंसी हो गई फ्रॉम व्हाट यू कंसीव्ड, और इधर उन्होंने अगेन इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। दूसरा ये हुआ कि ये जो केज है, केज ओवरऑल आपने कहा था कि यहां से इतने डिस्टेंस पे हो, इतना क्लियर कवर हो। एक्चुअली जो है वो क्लियर कवर थोड़ा रिड्यूस कर लिया उन्होंने, थोड़ा सा वो यानी थोड़ा सा ऊपर से भी क्लियर कवर ज्यादा हो गया, इधर से कम हो गया। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब ये सपोर्ट वाली जगह लेट से है, यहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। अब क्या नतीजा निकलेगा? अब ये होगा सपोर्ट है ना, सपोर्ट रीजन में आपके माइंड में होना चाहिए हॉगिंग हो रही है। हॉगिंग का मतलब है बॉटम पे कंप्रेशन, टॉप पे टेंशन। तो ऊपर जो आपको रीइंफोर्समेंट नजर आ रही है ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है। एक्चुअली जो प्लान किया था डिजाइनर ने वो डी क्या था? ये कंप्रेशन फेस है, यहां से लेके यहां तक का डी, दोनों बीम्स के लिए एक ही डी। ठीक है जी, उसने ये कहा था कि ऐसा होगा। तो डी उसका था लेट से 9.5 इंच, टोटल आपके पास 12 इंच है और ये डी 9.5 इंच। असल में क्या हुआ, एक बीम का डी बन गया 7 होल 3/4 इंच, ये वाली बीम का। इस बीम का डी यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, इसके सेंटर तक। यहां से शुरू हो रहा है, ये इसके सेंटर तक आ रहा है। ये डी छोटा हो गया ना कंपेयर टू दिस डी जो उसने डिजाइनर ने इमेजिन किया था। जरा ये क्रॉस सेक्शन वाली बीम को देखिएगा जिसकी ये बार दिखाई गई है, इसका तो बहुत कम हुआ है ना, क्योंकि इसकी बार उसने नीचे कर दी है, टेंशन रिइंफोर्समेंट बार कंप्रेशन फेस के करीब कर दी है, उसको उसने थोड़ी सी प्रेफरेंस दे दी, ऊपर से गुजार दी, तो उसमें थोड़ी कम रिडक्शन हुई। इसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन होगी। उसने डिजाइनर ने प्लान किया था कि उसका डी होगा यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर तक, यहां तक, और असल में क्या हुआ यहां से लेके यहां तक, एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। अब डी की आपने कैलकुलेशन में वैल्यू जितनी ली थी उससे लेट से 20% कम वैल्यू एक्चुअली उसको मिल गई साइट के ऊपर। इसका मतलब है कि उसका नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ उतनी 20% से रिड्यूस हो गई है, एंड दैट्स अ बिग लॉस। अब डिजाइनर को करना क्या चाहिए था? अब इसको प्रॉब्लम को इफ यू वर टू डिजाइन हाउ वुड यू डू इट? आपने पहले से प्लान किया हो कि मैंने किस बीम को ऊपर से गुजारना है, किसको नीचे से गुजारना है। तो आपने जिसको नीचे से गुजारना है उसका बी उसका जो डी है वो कैलकुलेशन में भी आप उतना ही लें, और फिर आपको थोड़ा सा टॉलरेंस रखना पड़ता है। टॉलरेंस से क्या मुराद है? जैसे मैं टॉलरेंस से मेरी ये मुराद है कि आपने असल में तो कहा था कि ये क्लियर कवर्स जो आपने स्पेसिफाई किए थे एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि उतनी ही स्पेसिफाई हो जाए। अब वो कंस्ट्रक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट डेविएशंस। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि डेविएशन इज समथिंग दैट यू शुड एक्सेप्ट एज मेंटली आप उसको एक्सेप्ट करें कि वो आपने क्लियर कवर 1.5 इंच का हुआ है और उन्होंने 2 इंच डाल दिया या 2.5 इंच लगा दिया।
जो इंस्पेक्टर है उस साइट पे, जो सुपरवाइजर है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से ये शामिल है कि वो चेक करे डीज को, कवर्स को चेक करे कि जो ड्राइंग्स में स्पेसिफाइड है क्या वो वहाँ पे उतनी प्रोवाइड की गई है या नहीं, विद इन सर्टेन टॉलरेंस है या नहीं, ठीक है। लेकिन डिजाइनर को ये पता होना चाहिए कि जो मैं कागज पे ड्रॉ कर रहा हूँ दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड, सो उसके माइंड में पहले से कुछ टॉलरेंस होनी चाहिए। ओके, सो अच्छा, इसी तरह से इससे भी बड़ा मसला बनते बीम कॉलम जॉइंट के ऊपर, स्पेशली इसकी तरफ मैं जरा बाद में आता हूँ। बीम कॉलम जॉइंट में हो सकता है कि उस कॉलम के ऊपर एक तो कॉलम की रीइंफोर्समेंट वर्टिकली चल रही है, एक बीम इस तरह रन कर रहा है, दूसरा बीम इस तरफ रन कर रहा है, स्लैब भी उसी का पार्ट है। अब ये बड़ी कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट बढ़ जाए, इसमें यू नीड टू, इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लान इट। जो आपने वहां डालनी है एक्चुअल में आपको पता हो कि मेरे बीम कौन सा रीइंफोर्समेंट, कौन सी बार कहाँ पे आएगी, एक्चुअल डीज आप यूज कर लें, उस कन्फ्लिक्ट्स को डिजाइन के स्टेज पे कंसिडर कर लें, ठीक है। और स्पेशली जिस तरह से आपको ये ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ना, इस केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्शन कर रहा है फिर भी थोड़ा सा स्पेसिंग होती है। अब इसमें फिर वो एक बीम इधर से, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, और फिर आगे भी में भी निकल रही है बीम्स, उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। समटाइम्स जस्ट बिकॉज you need to avoid congestion of reinforcement, you may need to provide a bigger width of the beam just to make sure that you can accommodate that reinforcement, especially at the joint. इसकी तरफ हम आ रहे हैं बाद में कि हमने ये बल्कि शुरू हो गया टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ एंड मिनिमम वेब विड्थ फॉर अ गिवन बार अरेंजमेंट। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको शुरू में कैलकुलेट पता होनी चाहिए ये चीज़ें। इफेक्टिव डेप्थ की कैलकुलेशन तो वैसे हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रॉइड निकालना आना चाहिए, एक लेयर में जितनी रीइंफोर्समेंट है उसका एएस और उसका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस। दूसरी बार जिस तरह A1 Y1 प्लस A2 Y2 जो आप यूज़ करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो वो तो खैर आपकी जस्ट एक रिवीजन होगी। लेकिन दूसरा जो है मिनिमम वेब विड्थ फॉर अ गिवन बार अरेंजमेंट, ये स्पेशली आपको समझने की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, अरेंजमेंट के लिहाज से ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं आपको इसकी तरफ आ रहा हूँ अभी समझाने के लिए। इस फिगर को देखिएगा, ए को पहले देखिएगा, फिगर ए को नजर आ रही है ना फिगर। अच्छा, अगर आपने डबल लेयर में रीइंफोर्समेंट देनी पड़ रही है तो ये गलत तरीका है उसका। इसमें क्या मसला है? टाइज के अलावा, टाइज वाली बात भी ठीक है, टाइज के अलावा अच्छा चलो टाई वाले मसले को लेट से मैंने हल कर दिया, कोई और मसला बता दें। कंक्रीट विल नॉट बी एबल टू फ्लो, क्यों? देखो मैंने ये जो लेयर रखी है इसमें जहां 3 बारें रखी हैं, अगर ये जो गैप था इसको खत्म कर दिया ऊपर वाली बार ने स्टेगर करने की वजह से, इस गैप को रोक लिया इसने। अच्छा, इससे इस अरेंजमेंट के आगे यस क्यों लिखा हुआ है? 2 वजह। अगर आपको डबल लेयर में रिइंफोर्समेंट देनी है तो ऊपर वाली लेयर एग्जैक्टली नीचे वाली बार के ऊपर आए ताकि उस गैप को क्लोज ना करे। सो अगर आपके मल्टीपल लेयर्स हों तो ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली लेयर्स की डायरेक्टली ऊपर आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर आपको ऊपर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ रही है, पहले भी बात हो गई है, तो वो अगर 2 बारें हैं तो फिर तो आप कॉर्नर्स में डाल दें। आप समझ रहे हैं, ये 4 अलर्ट से चौथी बार भी होती है यहाँ पे, तो टोटल 4 बारें नीचे ऊपर 2 है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप वो जो दरमियान वाली 2 बार है उनके ऊपर 2 बारें रख लें, फ्लो करने के लिए। तो मसला खत्म हो गया ना। मसला क्या होगा? टाई करना मसला हो जाएगा इसको जी। अब ये स्टिरअप जब आएगी, जैसे यहाँ आपको स्टिरअप नजर आ रही है, तो इन बार्स को टाई कर लेंगे आप इसमें। अगर 2 ही बार हैं तो यहीं से टाई हो जाएंगी, ये अलग से कोई इनको स्टील चेयर या कोई और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनके लिए देन यू विल नीड दोस काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स। अगर ज्यादा बारें चाहिए नहीं, जब आप बारें ऊपर वाले लेयर में ऐड करना शुरू करें, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि बीम हमेशा रीइंफोर्समेंट, अगर ये सेंटर लाइन, ये विड्थ है ना, विड्थ की ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के सिमेट्रिक हमेशा रीइंफोर्समेंट डालनी है आपने। यानी आप समझ रहे हो इस बात को, सिमेट्रिक होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट।
जैसे ये सिमेट्रिक है ना, मिरर इमेजेस हैं एक साइड दूसरी साइड की। अच्छा, दूसरी ये तो बात थी कि डबल लेयर्स हो तो आपने कैसे अरेंजमेंट करनी है। ये बड़ी यूजफुल फिगर है, इसको जरा समझिएगा। इसमें दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक तो ये क्लियर कवर है, ये पहले डिस्कस हो गया। हमने डिस्कस किया नॉर्मल एक्सपोजर बीम्स और कॉलम्स के लिए इट विल बी 1.5 इंच, साइड कवर भी बॉटम कवर भी, ठीक हो गया, इवन टॉप भी। अच्छा, उसके बाद दो जो लेयर्स हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। अब ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ताकि इस बार और इस बार के बीच में कंक्रीट एनफ कंक्रीट आ सके। लार्जर ऑफ 1.33 टाइम्स डाया ऑफ कोर सेग्रीगेट, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, और 1 इंच, इनमें से जो बड़ी वैल्यू। ठीक हो गया, क्लियर। बिटवीन टू लेयर्स जो वर्टिकल कवर है, वर्टिकल क्लियर डिस्टेंस है, दैट शुड बी लार्जर ऑफ 1.33 टाइम्स मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट एंड 1 इंच। 1 इंच से किसी सूरत कम नहीं करना, और ये भी इंश्योर करना है कि 1.33 टाइम्स मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट। नॉर्मली जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट आरसीसी में यूज होता है वो 3/4 इंच यूज होता है, 19 मिलीमीटर डाउन जिसको हम कहते हैं, 1 इंच का आपने सुना होगा। तो वो 3/4 इंच का अगर आप 1.33 निकाले, 1.33 बेसिकली 4/3 है, 4/3 इंटू 3/4 कितना बन जाएगा, 1। तो 90 अप टू 3/4 इंच मैक्सिमम साइज, ये एक ही आंसर बनता है। ऊपर वाला आंसर भी 1 इंच, नीचे वाला आंसर भी 1 इंच। इसका मतलब है कि अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आपका 3/4 इंच है तो बस 1 इंच याद रख लें। हाँ, अगर आप नेक्स्ट साइज पे जाते हैं, बड़ा साइज यूज करते हैं, 1 इंच पे चले जाते हैं, तो फिर आपका वो ऊपर वाली वैल्यू गवर्न करने लग जाएगी। ओके, अब ये बात हो, ये तो थी वर्टिकल बिटवीन टू लेयर्स। ये है एक ही लेयर में हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेस बिटवीन टू बार्स। ये कितनी होनी चाहिए, लार्जर ऑफ दीज 4। नंबर 1 बार डायमीटर डीबी, जितना बार का साइज उतना मिनिमम उतना जो है वो है डीबी। नेक्स्ट है 1 इंच। 1 इंच तो आप पक्का रख लेना, ये तो इससे तो कम कभी भी रखना ही नहीं है इसको, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। 1.33 टाइम्स एग्रीगेट साइज, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। ये दो चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं, वहाँ भी आ रही हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आ रही है डीबी, और डायमीटर ऑफ वाइब्रेटर। ये एसीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये भी हमारे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है आपको। और हमने डिस्कस किया लिए कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पे ये एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है, से 2 इंच। हाँ, बिटवीन एक लेयर में जो बार्स हैं उनके बीच में हॉरिजॉन्टल क्लियर कितनी बार्स प्लेस कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे कितनी बार्स प्लेस हो सकती है। ठीक है, या दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, यानी एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक सर्टेन विड्थ में मैं कितनी बारें रख सकता हूं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मैंने सर्टेन नंबर ऑफ बार्स रखनी है तो मुझे कितनी विड्थ चाहिए। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट। इस एग्जाम्पल को जरा देखिएगा, इसमें हम डी और मिनिमम बी जो आपको रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये विड्थ है तो इसमें कितनी बारें आ सकती हैं, यानी विड्थ हमने पहले चूज कर रही है, बारों की बात तो बाद में आएगी ना, जब ए एस कैलकुलेट होगा तो फिर उसके बाद ये डिस्कशन होगी ना कि इतनी बारें डालनी हैं। ठीक है, सो पहले से आपको विड्थ डिसाइड करनी है, वो विड्थ सफिशिएंट होनी चाहिए टू अकोमोडेट सर्टेन नंबर ऑफ बार्स। लेट्स कैलकुलेट हाउ वी, लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट दिस। लेट्स से अगर ये अरेंजमेंट है, इस तरह अरेंजमेंट को जरा देखिएगा। ऊपर की जो 2 बार्स हैं ये नंबर 8 की है, 2 नंबर 8 बार्स। नीचे वाली बार है नंबर 9 की है, 3 नंबर 9 बार्स। अच्छा, बाकी जो आपको नजर आ रही है डायमेंशन, इनको जरा देखिएगा। पहले हम वर्टिकल की बात करते हैं। यहां से लेके यहां तक जो 1.5 इंच लिखा हुआ है, ये क्या है, क्लियर कवर। उसके बाद आपको इसका डाया मिलेगा, स्टिरअप का डाया, जो कि नॉर्मली 3/8 इंच होता है, या ज्यादा से ज्यादा 4/8 इंच हो जाएगा, नॉर्मली 3/8 इंच। 0.38 नंबर 3 बार, यानी 0.38 इंच बन गया ये। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हाफ डाया ऑफ
नंबर 9 बार जो नीचे वाली बार है, यहाँ आपका ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ जाएगा लोअर लेयर का, बॉटम लेयर का फ्रॉम कंप्रेशन फेस। ठीक हो गया? हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सैगिंग वाला सेक्शन है। अच्छा, उसके बाद हाफ डाया ये आ जाएगी नंबर 9 बार का, और फिर 1 इंच ये कौन सा लिखा है हमने अभी डिस्कस कर दिया, लार्जर ऑफ 1 इंच एंड 1.33 टाइम्स मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। लेट्स से अगर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हमारा हो 3/4 इंच, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 इंच। नेक्स्ट क्या है, हाफ डाया ऑफ नंबर 8 बार, हाफ ऑफ 8/8 0.5 इंच। ठीक हो गया? ये वर्टिकल डिस्टेंसेस आपको समझ आ गई ना। लेट्स से लुक एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ये 1.5 इंच क्या चीज़ है, क्लियर कवर। उसके बाद जो है 3/8 इंच ये डाया है स्टिरअप बार का। ये आपको समझाने वाला है कि ये जो गैप है ये कौन सा गैप है। ये जो गैप है 0.19 इंच लिखा हुआ, ये क्यों आ रहा है? कोई बता सकते? वजह सिर्फ बता दें। स्टिरअप के इस एज में और बार के इस एज में कुछ गैप रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ये जो गोलाई है ना ये ज्यादा बड़ी है। मैं जरा थोड़ी सी अब नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। गोलाई से मेरा ख्याल इसका जो रेडियस है, ठीक, अभी टेक्निकल में लैंग्वेज बाद में यूज करें। ये गोलाई थोड़ी ज्यादा है और ये बार का जो डाया है ना उसकी गोलाई कम है। जरा इमेजिन करें कि इसकी जगह पे बहुत बड़ी बार होती तो वो इस जगह लग जाती ना, तो ये गैप ना आता। लेकिन बार छोटी है और ये गोलाई बड़ी है तो इसके बीच में गैप रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल गैप। वो गैप कितना होगा आपको ये नजर आ रहा है। इसका एक ये जो हमने टर्न दिया हुआ है ये एक सर्टेन रेडियस के ऊपर दिया हुआ है। ये जो रेडियस है, जब हमने 90 डिग्री का टर्न देना हो बार को तो ये रेडियस स्पेसिफाइड होता है। इसको हम कहते हैं पिन डाया। ज़ाहिर एक स्ट्रेट बार है ना, इसको अगर आप टर्न करना चाहेंगे तो कोई पिन रखेंगे ना तो आप इसको टर्न कर सकेंगे ना, बेंड कर सकेंगे। समझ रहे मेरी बात को? अगर जैसे आपकी बार है इसको मैंने बेंड करना है तो भाई यहाँ पे कोई पिन रखूंगा और फिर इसको ऐसे बेंड करूंगा, इस पिन के अराउंड बेंड करूंगा। ये जो पिन का डाया है ना ये कोड में स्पेसिफाइड है फॉर बार। अगर बार का डाया है DS, मैं इसको DS यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टिरअप डाया है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम DB जो कि हम लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए यूज कर रहे हैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके। स्टिरअप डाया अगर DS है तो कोड कहता है कि ये जो रेडियस है इसका जिसके ऊपर आपने इसको बेंड करना है दैट शुड बी 2 times DS। जितना इस बार का डाया है ना, क्रॉस सेक्शनल जो डाया है उसका नंबर 3, अगर हम नंबर 3 बार की बात करें तो 3/8 इंच उसका डाया है ना, 3/8 इंच, तो उसका डबल हो जाएगा 6/8 इंच। ठीक है? या आप कुछ लोग मैथमेटिकल होंगे वो कहेंगे नहीं 3/4 इंच, तो 6/8 इंच चले। ठीक है, 3/8 इंच को डबल कर दिया, 6/8 इंच बन गया। ये क्या है? इसका रेडियस। ये क्या है? इसका रेडियस। अच्छा, अब जरा अपने जो आपकी इस वक्त बार है वो 3/8 इंच की है तो ये 6/8 इंच बन गया। तो 2DS की वैल्यू जो है वो है 6/8 इंच। यानी ये जो डिस्टेंस है इस वक्त, क्योंकि आप देखें ना ये जो डाया होगा इस गोलाई का, ये सॉरी जो इसका रेडियस होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा जो कि हमने यहां शो किया हुआ है। अच्छा, बार का जो रेडियस है वो यहां से लेके यहां तक होगा। हाँ, बार का रेडियस कितना होगा? 1/2 dB, 0.5 dB। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट वुड बी इक्वल टू द गैप बिटवीन स्टिरअप बार एंड द लॉन्गिट्यूडनल कॉर्नर बार। अच्छा, बार अगर नंबर 11 की हो जाए, नंबर 11 से बड़ी, लेट्स से 12 बार हो जाए, नंबर 12 बड़ी बार, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, जरा इसी को देखिएगा, कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। स्टिरअप डाया वही है अभी भी 3/8 इंच, उसका डबल 6/8 इंच। अब ये रेडियस है 6/8 इंच
रेडियस है। अब इमेजिन करें कि बार है नंबर 12 बार, 12 बार का डाया होगा 12/8 और रेडियस कितना होगा? मैं अगर आपको यहां पे समझा सकूं, आई वॉन्ट यू टू रियल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। 2ds हो गया आपका 2 times 3/8 which makes 6/8 inch. Half dB in case of number 11 bars, so number 12 bar लिख रहा हूं, number 12 bar, half dB would be equal to 0.5 of 12, number 12 का मतलब है 12/8 inch डाया, तो ये डाया का हाफ रेडियस हो जाएगा। अब ये कितना बन गया? 6/8 इंच। डिफरेंस कितना रह गया? 2ds माइनस हाफ dB इज इक्वल टू गैप कितना बन गया? 6/8 माइनस 6/8, 0। इसका मतलब क्या है? अगर ये बार नंबर 12 से कम हो, नंबर 11 एंड ऑल स्मॉलर बार्स, देयर विल बी सम गैप कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। इस वजह से यहां पे ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये द मिनिमम, ये थोड़ा सा रीड कीजिएगा मेरे साथ ताकि आप बाद में बुक से फॉलो अप कर सकें। मिनिमम इनसाइड रेडियस ऑफ अ स्टिरअप बेंड इज 2 times रेडियस, 2 times the stirrup diameter ds, which for number 3 bar is 2 times 3/4 इंच बन जाता है, जिसको 6/8 इंच हम लिख रहे थे अपनी आसानी के लिए। फॉर नंबर 11 आर स्मॉलर बार्स, अब आपको समझ आ गया क्यों नंबर 11 की बात हो रही है। देयर विल बी अ स्मॉल स्पेस बिटवीन द बार एंड द टाई गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। जाहिर अगर ये स्पेस होगी तो आपको थोड़ा सा जो मिनिमम वेब की विड्थ चाहिए वो ज़रा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बीच में ये गैप को भी इनका अकोमोडेट करना है। इतनी बड़ी ये गैप, इतना बड़ा ये गैप नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि ये दिस एग्जिस्ट्स, ठीक है। एक तो आपको ये बात पता चल गई कि जब मैंने इसको बेंड करना है तो इसका पिन रेडियस कितना होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये गैप एग्जिस्ट करेगा अगर आपकी ये वाली जो बार है ये नंबर 11 या इससे स्मॉलर बार, और उसको कैलकुलेट भी कैसे करेंगे ये भी आपने सीख लिया। सो ये 0.19 जो कैलकुलेट हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन 2ds माइनस हाफ dB। अच्छा, आगे आ जाए, इस बार का अपना डाया आ जाएगा dB, जो कि इस केस में 9/8 इंच है। अच्छा, ये जो स्टेरिक डला हुआ है, ये स्टेरिक हमने यहां डिस्कस किया है। ये जो 4 चीजें, लार्जर ऑफ दिस, हमारे केस में क्या बन जाएगी ये वैल्यू? dB इज 9/8 इंच, ये 1 इंच, ये इसका मतलब 1 इंच ने कंट्रोल नहीं किया। 9/8 ग्रेटर हो जाएगी ना 1 इंच से, तो ये कंट्रोल नहीं करेगा। ये भी 1 इंच बन रहा है हमारे केस में, ये भी कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्न नहीं करेगा ये, और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो कंट्रोल किसने किया? ऊपर वाले पैर में, dB ने। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो स्टेरिक है इसमें देखो नॉट लेस देन 1 इंच नार dB, यानी 1 इंच से भी कम नहीं, dB से भी कम नहीं। इस केस में ये हो जाएगा 9/8 इंच। तो ये जो है 9/8 इंच मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। से मिनिमम ले लेते हैं 9/8 इंच, क्योंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मिनिमम वेब विड्थ रिक्वायर्ड फॉर अकोमोडेटिंग दिस रीइंफोर्समेंट। सो ये हो गया आपका, ये भी 9/8 इंच हो गया। स्टेरिक जहाँ लिखा हुआ है, आगे बार आ गई, 9/8 इंच आया, फिर स्टेरिक, फिर बार, फिर वो ये जो गैप है बिटवीन टाई एंड बार, फिर डाया ऑफ स्टिरअप, फिर क्लियर कवर। नाउ विद दिस ब्रेक डाउन इन माइंड, लेट्स कैलकुलेट। अच्छा, डी की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप इसको देख लेंगे खुद समझ आ जाएगी। नीचे 3 बारें हैं, ये नंबर 9 की, उनका एरिया लिख लिया। नंबर 9 का एरिया 1 इंच स्क्वायर होता है, ये भी याद करना शुरू, ऐसे से खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें याद कर लें। 3 इंच स्क्वायर हो गया। उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम बॉटम? 2.44 इंच। कितना? यहाँ से लेके, यानी 1.5 इंच प्लस 0.38 इंच, यानी 3/8 इंच, प्लस हाफ ऑफ 9/8, तो ये बनेगा 2.44। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 7 अच्छा a इंटू वाई कर दिया, a y कर दिया 7, यानी ये 3 इंटू 2.44, 7.31। टॉप बार के लिए भी यही काम करेंगे, उसमें 2 बार हैं नंबर 8 की। नंबर 8 का बार एरिया है 0.79 इंच स्क्वायर, सो 2 बार्स 1.58 हो गया। इसका डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फेस कितना हो जाएगा, जो अभी कैलकुलेट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट वुड बी जितना ऊपर वाले का था, सॉरी 2.44 से ही स्टार्ट कर लेंगे, और फर्दर क्या ऐड कर लेंगे? हाफ 9/8 इंच, जो यहाँ लिखा हुआ है हाफ 9/8 इंच, प्लस ये वाला 1 इंच, फिर हाफ 9/8 इंच, सॉरी हाफ 8/8 इंच, सो 4.5 इंच। और ये 1.58 एरिया
into its distance 4.5, ये product 7.11. Now you add this up 14.42, divide this by total area A1 Y1 summation, अजी तो आपको पता है ना सारी चीज़ें. So ये आंसर आ जाएगा y bar का 3.15 इंच from bottom of the beam. अभी इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी? D would be equal to 24 minus 3.15 इंच. 20.85 इंच आ रहा है, इसको राउंड ऑफ हम कर रहे हैं 20.8 में. D हमेशा लोअर साइड पे कंजर्वेटिवली अपने सेफर साइड है कि कम वाली साइड पे राउंड ऑफ करें. सो D इक्वल टू 20.8 इंच हमने कर दिया. क्लियर हो गया? ओके. D की कैलकुलेशन सिंपल, ये पहले भी आप सीख चुके थे. कंप्यूट द मिनिमम वेब विड्थ, ये अब आपने कैलकुलेट करना. B मिनिमम इज इक्वल टू दिस. मिनिमम वेब विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली. दिस इज कंप्यूटेड बाय समिंग द विड्थ्स ऑफ अलोंग द मोस्ट कंजेस्टेड लेयर. अब इस मिनिमम वेब विड्थ को कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? आप इस मिनिमम जो सम बन रहा है इसका, अच्छा मोस्ट जो अब ऊपर वाले भी लेयर में भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे. मिनिमम वेब विड्थ मोस्ट कंजेस्टेड लेयर की बेस पे कैलकुलेट होगी. अगर मोस्ट कंजेस्टेड लेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब है बाकियों को भी कर सकते हैं. तो इसमें मोस्ट कंजेस्टेड बॉटम वाली है. इसमें ये जितने डिस्टेंसेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनको सम अप कर दे, दिस विल गिव यू द मिनिमम वेब विड्थ. इनको सम अप कैसे? सिंपल, अब सम अप तो आसानी से हो जाएगा. 1.5 इंच प्लस 3/8 इंच प्लस 0.19 इंच. अब ये 9/8 इंच, 3 तो 12 है ना, 3 12 है, तो इनका 9/8. बीच में जो क्लियर है वो भी फॉर्चुनेटली 9/8 इंच ही है जहाँ स्टेरिक लगा हुआ है. तो इसलिए आपको यहाँ पे 5 नजर आएगा. 3 बार्स की डाया और 2 बीच में स्पेसिंग्स. अगेन ये दूसरी तरह से फिर ये चीज़ें रेप्लिकेट हो जाएंगी. ये चीज़ आपको एग्जैक्टली यहाँ पे उसका मिरर इमेज नजर आएगा. नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया 9.76 इंच. अब इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे 10 इंच में. इसका मतलब है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट बस 10 इंच फॉर अकोमोडेटिंग दिस रीइंफोर्समेंट. और ये भी आप नोट कर लें, जनरली स्पीकिंग मिनिमम जो हम वेब बीम में प्रोवाइड करते हैं वो 10 इंच होती है. आम बीम्स की बात हो रही है. मतलब अगर बहुत स्पेशल कोई केस है कि जिसमें खाली 2 बारें चाहिए कॉर्नर के ऊपर, मे भी वो आप 6 इंच में या 7 इंच में भी कवर कर सके, लेकिन जनरली शुड नॉट बी लेस देन 10 इंच बीम का विड्थ. और डी हमारा कितना आ गया था? 20.8 इंच. अच्छा, अब इस काम को हर दफा कंप्यूट करना मिनिमम वेब विड्थ, इसको आसान करने के लिए वी गो टू द अपेंडिक्स टेबल A-5 मिनिमम बीम विड्थ. ठीक है, सो लेट मी गो टू टेबल A-5. ये वेरी यूजफुल टेबल, ये मीट्रिक सिस्टम है, ये इंचों में. इसको जरा समझिएगा, इसको यूज कैसे करना है आपने. ये बार डायमीटर्स हैं. अच्छा, नॉर्मली आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये आप अलाउड है थ्योरेटिकली कि आप एक ही लेयर में डिफरेंट बार डाई यूज कर दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली फेवरेबल इसलिए नहीं है कि साइट पे जो लोग हैं दे कैन कंफ्यूज इट. जहां आपने एक बार कही थी वहां पे वो दूसरी लगा दें, सो ऑन. इसको प्लेसमेंट को आसान करने के लिए प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट इज एक लेयर में एक ही बार, दूसरी लेयर में बेशक अलग चेंज कर रहे हैं आप. एक लेयर में एक बार डाया. अच्छा, अब वो इसका मतलब है आपका एक लेयर में जो बार डाया वो एक ही है. लेट्स से मैं नंबर 4 की बात करता हूँ. नंबर 4 बार, उसका डाया है 0.5 इंच. अगर आप नंबर ऑफ बार्स इन सिंगल लेयर 2 बारें चाहते हैं तो आपको मिनिमम वेब विड्थ 7 इंच रिक्वायर्ड है. अगर आप इसी नंबर 4 की 3 बारें एक लेयर में डालना चाहते हैं, यू नीड मिनिमम ऑफ 8.5 इंच बीम विड्थ. अब जरा देखिएगा, हमने कैलकुलेशन की है फॉर 9 इंच. नंबर 9 बार थी ना, सॉरी 9 इंच कह रहा हूं, नंबर 9 बार. 3 चाहिए थी 10 इंच. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक हो गया. इसमें आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है. आखिर ये जो हमने 10 इंच यहाँ लिखा हुआ है, यू शुड नो कि ये टेबल के अंदर कुछ चीजें कंसिडर की गई हैं जिसकी बेस पे आंसर आ रहे हैं. क्या क्या चीजें कंसिडर की गई हैं? वी हैव कंसिडर्ड नॉर्मल कंडीशन ऑफ एक्सपोजर, सो क्लियर कवर ऑफ 1.5 इंच. नंबर 3 डबल लेग स्टिरअप. डबल लेग वो समझ सकते हैं आप, ठीक है. 3/4 इंच मैक्सिमम एग्रीगेट साइज. इन कंसिडरेशंस के ऊपर ये बेस्ड है. अगर ये कंडीशन कहीं पे डिफरेंट होगी, ये टेबल एज इट इज वैलिड नहीं होगा.
गॉट इट? मैक्सिमम एग्रीगेट साइज से मुराद है कि एग्रीगेट हमें ग्रेडिंग चाहिए होती है, बड़े साइजेस भी छोटे साइजेस भी, जो मैक्सिमम साइज है वो बताया जा रहा है। ठीक है, ASTM C33 आपको देखना पड़ेगा इसको बेहतर समझने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा साइज है वो स्पेसिफाइड होता है, ये कॉमन टर्म है, 1.25 इंच और आधी इंच, ये आप सुनेंगे इस फील्ड में। सो दिस इज, ये मैं आपको कह रहा था कि एंड में मैं आपको तरीका बताऊंगा, बट यू शुड नो कि ये टेबल कहाँ से आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिकली यूज दिस टेबल। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, एस्टिमेटिंग द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ तो 12 गिवन थी, तो ये आपने सारा डी निकाला ना, डिजाइन कर शुरू कर रहे हैं, 12 तो नहीं है आपके पास, वो तो आपने अभी डिजाइन करनी है। हाउ वुड यू डू इट नाउ? नाउ वी यूज एस्टिमेशन। हाउ? For beams with one layer of reinforcement, it is a good approximation to use D approximately equal to H minus 2.5 inch. H कहाँ से आएगा? शुरू की साइजिंग आप करेंगे, उसके बाद आ जाएगा। डबल लेयर में H minus 3.5 इंच। अब ये 3.5 इंच कहाँ से आ रहा है? वो जो आपने अभी कैलकुलेशन की थी ना, जिसमें ये 3.15 आ रहा था, ये आंसर डबल लेयर के लिए। एक सेकेंड, सिर्फ 3.15 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ कर लिए 3.5 कंजर्वेटिवली। जी आप पूछिए। अगर हमने इसको 3.15 को राउंड ऑफ करके 3.5 कर दिया, तो डी की वैल्यू थोड़ी अंडर एस्टिमेट हो गई ना, ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, कितने परसेंट रिड्यूस हो गई है? अगर आप डी कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन 3.5 और बेस्ड ऑन 3.15 और आप रेशियो ले लें, तो दिस इज 0.983, यानी लेस देन मे बी 1% की रिडक्शन आपने कर ली, 1 या 2% की, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डी की कैलकुलेशन ही। ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस फील्ड के बंदे के लिए ये कोई इतना मसला नहीं है कि आप कहें कि डी 3.15, क्योंकि डी 3.15 इंटरनल वर्किंग है, आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है। बाहर से वो एच है जिसको फॉर्म वर्क जिस साइज का चाहिए होगा। ठीक है, सो लेकिन स्टिल इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज 3.5 इंच। अगर आप SI सिस्टम में काम कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, ये अभी बीम की बात हुई थी, ऊपर वाली बात बीम की हुई है। स्लैब में चूंकि क्लियर कवर इज डिफरेंट, कितना क्लियर कवर हमने कहा स्लैब में? 3/4 इंच, 3/4 इंच। तो इसमें फिर स्टिरअप तो होती नहीं नॉर्मल स्लैब में, तो सिर्फ हाफ डाई ऑफ द बार रह जाएगी ऐड होने वाली सेंटर तक पहुंचने के लिए, और सिंगल लेयर में होती है स्लैब की रीइंफोर्समेंट। सो इसका मतलब है कि अगर आप 0.75 इंच में ऐड कर दें, मसलन अगर डाया है उसका नंबर 4 बार है, लेट से उसका डाया कितना हो जाएगा? 4/8 इंच। 4/8 इंच का मतलब 0.5 इंच, तो हाफ उसका ये, तो 0.25, तो 0.75 प्लस 0.25 1 इंच। तो ये गॉट दी, ठीक हो गया। अगर इससे अच्छा 12 फुट से, ये 12 फुट तक आप यूज कर सकते हैं। 12 फुट से बड़ा हो, इसका मतलब प्रॉबेबली ये है कि आपको बार का जो डाया है वो 4 से थोड़ा बड़ा शायद चूज करना पड़े, 12 फुट से बड़ी स्पैन के। ये इनडायरेक्टली बेसिकली स्पैन जो है वो आपकी चॉइस ऑफ बार्स को रिप्रेजेंट अफेक्ट करेगा। बड़ा डाया होगा तो आपका डी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए कि अब वो सेंट्रोइडल जो डिस्टेंस है टॉप से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो वो उस केस में आप H minus 1.1 इंच कर देंगे। SI सिस्टम में सिर्फ वैल्यूज देख लें, वही वर्किंग है, लेकिन सिर्फ आपको पता हो सिंगल लेयर के लिए 65 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डबल लेयर में 90 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, स्लैब के केस में 25 और 30। ठीक हो गया? ये 65 बेहतर है, 65 कर लें। 65 इज गुड इनफ। नॉर्मली इतना, अगर ये सिचुएशन बन रही हो ना कि सिंगल लेयर में आपको बहुत बड़ा डाया यूज करना पड़ता है, तो नॉर्मली हम स्विच कर लेते हैं, एक ही लेयर में बहुत बड़ा डाया यूज करने के बजाय डबल लेयर में। अच्छा, सो मिनिमम रीइंफोर्समेंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हर न्यूमेरिकल में आपने किया हुआ है, मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। ये आपको सेटिस्फाई करना होता है, यानी AS आपके एक कैलकुलेशन आंसर आएगा बेस्ड ऑन MU, और ये एक मिनिमम हर केस में इसको सेटिस्फाई करना है, इससे कम नहीं डालना। और जनरल स्ट्रेंथ डिजाइन रिक्वायरमेंट ये होती है, Φm should be equal to or greater than MU। जी, ये भी बताया आपको। थैंक यू वेरी मच।